अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन रशिया क्राइसिस। तो आज इसको कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, काफ़ी सारी वीडियोस बन जाएंगी। ठीक है, इसको ओवरऑल हिस्टोरिकल लेंस से कवर करके करंट डायनामिक्स, रीजंस, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड रशिया यूक्रेन वॉर, व्हाट आर इम्प्लीकेशंस, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो बना के पार्ट्स की सूरत में। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक रशिया यूक्रेन क्राइसिस। यूक्रेन क्राइसिस है क्या? यूक्रेन वॉज ए पार्ट ऑफ, हम इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं कि पहले रशियन एम्पायर का पार्ट होता था 19th सेंचुरी में एंड सोवियत यूनियन का इन 20th सेंचुरी। ये बात तो क्लियर हो गई। वन सोवियत यूनियन डिसॉल्व्ड इन 1991, इट्स वेस्टर्न टेरिटरी ब्रोक इनटू द इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंक्लूडिंग यूक्रेन। अब ये बात हमें पता है कि 1991 में डिसमेंबरमेंट ऑफ द यूनाइटेड यूएसएसआर हुआ था, तो उससे यूक्रेन भी इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट बना था। ठीक है, फिर ये हुआ कि एक बफर स्टेट बन गई रशिया और वेस्टर्न यूरोप के दरमियान 2000 के अंदर से भी और 1991 के बाद से। ठीक है, जो कि यूरोप और उसके दरमियान, यूरोप और क्या कहते हैं ईयू नेशंस और रशिया के दरमियान एक बफर स्टेट बन गई थी। अब हम यहाँ पे रशिया यूक्रेन का मैप देख रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल रशिया आता है। ठीक है, ये हमें पता है। ऊपर ऊपर पोलैंड इस तरफ आता है। इधर आपका कौन सा आता है कंट्री? इधर एक तो ऊपर तो पोलैंड वगैरह आ गया, नॉर्वे फिनलैंड उससे भी ऊपर आ गए। ठीक है, और फिर इधर बेल्जियम वगैरह आ गए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आप देखेंगे यूक्रेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दो, जिनका हमें पता होना चाहिए। एक लुहांस्क है, ठीक है, ईस्टर्न यूक्रेन है ये पूरा रीजन, और एक डोनेस्क है। यहाँ पे डोनेस्क है, यहाँ पे लुहांस्क है। अब ये आगे जाके हमें समझ आएगी। यहाँ पे सेपरेट फोर्सेज हैं। ये क्राइमियन रीजन है जिसमें 2014 के अंदर ये रशिया ने इन्वेड किया था, ये अटैक किया था। सिंपल, आगे हम देखते जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट इन द ईस्टर्न यूक्रेन 2014 के अंदर ये शुरू हुआ था कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और अभी तक एंड नहीं हुआ। ये आपने ओवरऑल इंट्रोडक्शन वगैरह बेसिक बता देना है। मिन्स्क एग्रीमेंट हुए थे 2012-15 के अंदर। आगे डिटेल टाइमलाइन देखेंगे। सिंपल, आपको पहले ये पता होना चाहिए था यूक्रेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। अच्छा, अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी ना ऑफिशियल डिमांड्स पता होना चाहिए थे। वॉर से पहले क्या डिमांड्स रखी थी रशिया ने। ठीक है, सिंपल ऊपर से देख लेते हैं कि रशिया ने ये डिमांड की थी कि विड्रॉल ऑफ द नेटो होनी चाहिए। नेटो का जो प्लेज है कि विड्रॉ होना चाहिए, उसकी मेंबर स्टेट्स यूक्रेन और जॉर्जिया को पार्ट नहीं बनाना चाहिए नेटो का। ठीक है, डिप्लॉयमेंट ऑफ नेटो वेपन्स हटाने चाहिए यूक्रेन रशिया के बॉर्डर से। नो मिलिट्री ड्रिल्स नियर रशिया, ये नहीं होनी चाहिए। फिर मैक्सिमम अप्रोच डिस्टेंस फ्रॉम द शिप्स इन बाल्टिक सी, से दूर दूर होना चाहिए इनकी शिप्स को नेटो की। और INF ट्रीटी की रीअडॉप्शन की बात चल रही थी कि दोबारा उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो ये कुछ रशिया की ऑफिशियल डिमांड्स थी बिफोर फेब 2022 के अंदर जो उसने अटैक किया। उससे पहले उसने ये चार्टर दिया हुआ था कि आप इसको एक्सेप्ट करें। नेटो को वार्निंग दी हुई थी वेस्टर्न कंट्रीज़ को। तो आगे हम देखेंगे। फिलहाल आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि टाइमलाइन क्या थी रशिया यूक्रेन वॉर की। ठीक है, 1990s में जैसे कि हमें पता है जेम्स बेकर विजिटेड मॉस्को, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई थी 1990 के अंदर। गोर्बाचोफ ने कोल्ड वॉर को ख़त्म किया था। यूएस ने एश्योरेंस दी थी कि भाई वो नेटो को एक्सपैंड नहीं करेगा। ये आगे एक ट्रीटी हुई थी, इसका नाम हम देखेंगे। 1991 के अंदर कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन हो गया, ये हमें पता चल गया। यूक्रेन इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। दिसंबर 1994 के अंदर यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को ख़त्म किया, जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम के अंदर ये किया था। ठीक है, 2004 के अंदर फिर कलर रेवोल्यूशन आया था, एंटी रशियन गवर्नमेंट्स, ऑरेंज रेवोल्यूशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ओवरऑल में टाइमलाइन बता रहा हूँ कि आप याद रख लें तो बहुत अच्छा है। 2008 के अंदर क्या हुआ? यूक्रेन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टू बी ग्रांटेड अ मेंबरशिप एक्शन प्लान सीकिंग नेटो मेंबरशिप सीख करनी शुरू कर दी 2008 के अंदर उन्होंने। ठीक है, यूएस ने एग्री तो कर लिया, लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने अपोज कर दिया रशिया के प्रेशर में आके, क्योंकि रशिया ने तब भी ऑब्वियसली वॉर्न किया था। ये भी अभी भी केस वही वाला चल रहा है। फिर आ गया फेब 2014 के अंदर रशिया ने क्या किया, एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया यूक्रेन के अंदर। ओवरथ्रो कर दिया विक्टर की गवर्नमेंट जो कि वहाँ पे थी। सही है, फ्रेंड था वो रशिया का। सिंपल, आपको ये बात पता होगी। और इंटीरियम गवर्नमेंट बना दी थी जो कि प्रो वेस्ट थी। और उसको देखा देखी क्या हुआ, ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया उसने ईयू के साथ, उस गवर्नमेंट ने जो आई थी 2014 के अंदर। अप्रैल 2014 के अंदर रशिया ने इन्वेड कर दिया क्राइमियन रीजन को, क्राइमियन इन्वेजन कर दी। और दो रीजन्स के अंदर क्या शुरू हो गया, रिबेलियन भी शुरू हो गए थे, जो कि लुहांस्क और डोनेस्क के अंदर थे, जो कि मतलब सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे। तो ये 2000 ओवरऑल आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। फिर 2014-15 के अंदर मिन्स्क अकॉर्ड्स हुए थे, जिनमें ये सारी कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट किया था, ओवरऑल पीस एग्रीमेंट यूँ समझ लें, सारी स्टेट्स ने मीडिएशन करके। फिर अप्रैल 2019 के अंदर व्लादिमीर जेलेंस्की PM बना, ये आपको पता ही है कौन है, मशहूर पर्सनैलिटी। ऑन द प्रॉमिस टू रिस्टोर डॉनबास रीजन को भी वापस रिस्टोर करेगा, और ये सारी चीज़ों के अंदर दोबारा अपनी गवर्नमेंट को रिस्टोर करेगा। और पुतिन की जो डिमांड्स थी उनको भी उसने ख़त्म करके ये बात कर दी कि हम नेटो को ज्वाइन करेंगे, व्लादिमीर पुतिन इसने, जेलेंस्की ने। फिर मार्च 2021 के अंदर रशियन ट्रूप्स बिगिन अमेसिंग रशियन बॉर्डर के इर्द गिर्द वो जमा होने लग गए। दिसंबर 2021 तक क्या हुआ, यूएस ने थ्रेट किया रशिया को, अगर इकनॉमिक उसने इन्वेजन की तो वो उसको
सैंक्शंस लगाएगा। तो ऑब्वियसली दिसंबर के अंदर ही हो चुका था। फिर जनवरी 2022 के अंदर रशिया नेटो ऐसी होल टॉक्स एक हुई थी, रशिया मेट ऑन दी जेनेवा के अंदर मिला, लेकिन डिस्प्यूट हल नहीं हुआ। नेटो ने भी अपनी ट्रूप्स फॉरवर्ड करना शुरू कर दिए, अपनी जो नेटो कंट्रीज हैं। ज़ाहिर है यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखें। फिर 17 जैन को क्या हुआ, यूएस ने 200 मिलियन की एड दी यूक्रेन को। 24 जैन को नेटो ने सोल्जर्स को आर्ट कर दिया कि भाई आप इन्वेजन कर लें मॉस्को। जैन नहीं होगा, ये फेब है। 24 फेब के अंदर इन्होंने इन्वेजन कर ली, ठीक है। तो ये पूरी ओवरऑल इसकी टाइम लाइन थी जो आपको पता होनी चाहिए रशिया यूक्रेन वॉर की। आगे फिर और भी लंबी टाइम लाइन है जिसमें उन्होंने मतलब ये बेसिक शुरू की थी, फिर इसके आगे कब उसने 4 रीजन्स को एनेक्स किया, वो सारी चीज़ें आगे हम देखते जाएंगे। सही है। यहाँ पे आगे पॉइंट ये है कि प्लेयर्स एंड एनर्जी पॉलिटिक्स। पहले हमने क्या देखा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, फिर चार्टर जो दिया था रशिया ने वो देखा, फिर हमने एक टाइम लाइन देख ली, ओवरऑल ब्रीफ्स ओवरव्यू देखा, और अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे गेम के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स चल रहे हैं इस पूरे पॉलिटिक्स के अंदर। जो ये एनर्जी पॉलिटिक्स हो रही है, जो ओवरऑल मसला चल रहा है यूक्रेन का, उसके अंदर एक तो प्लेयर यूरोप है सीधा सीधा, उसमें जर्मनी और इटली मेन प्लेयर्स हैं, यूएस और रशिया, ठीक है, ये बात तो समझ आ गई हमें। अब यहाँ पे बात ये चल रही है कि यूएस का मतलब कुछ लोग इसके ऊपर आर्गूमेंट कर रहे हैं कि यूएस ने स्ट्रेटेजिकली एम करके रशिया को फंसाया इस वॉर के अंदर, ठीक है, ताकि डिपेंडेंसी रशिया के यूक्रेन उसकी कम कर सके यूरोप की, और रशिया को काउंटर कर सकें, ठीक है। ये बात तो हम खैर आगे जाके देखेंगे। फिलहाल हम शुरू देखते हैं कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई थी, इन्वेजन क्यों हुई या इन्वेड क्यों किया। सबसे पहले रशिया का देखते हैं, वाई रशिया हैज़ इन्वेडेड यूक्रेन। सबसे पहले तो रशियन चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने ऊपर शुरू में बात की थी कि वो रशिया ने चार्टर दिए थे कि उसकी वायोलेशन हो रही है या वो सारी चीज़ हो रही है, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। कोई रिटन गारंटी नहीं दी गई कि नेटो की मेंबरशिप नहीं होगी, नो नेटो वेपन्स एंड सोल्जर्स एंड नेटो मेंबर वापस नहीं हुए। ये सारी बातें जो उसकी चार्टर्स को रिजेक्शन की वेस्ट कंट्रीज़ ने, उसकी वजह से रशिया ने इन्वेड किया। इसको आप कह लें कि उसका नेशनल इंटरेस्ट थ्रेटेंड हो रहा है, जो आगे जाके हम देखेंगे, जो कि जॉन मेशाइमर ने भी पूरी बात की थी। वो एक पूरा आर्गूमेंट है जॉन मेशाइमर का, वो यहाँ इस वाले रेलेवेंट आर्गूमेंट में फिट होता है, वो आगे हम देखेंगे, वो दोबारा एक वीडियो बना के ना उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आ जाता है रशिया लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। एक था कि चार्टर ऑफ डिमांड्स वाली बात, जो कि नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योरिटी थ्रेट था। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है चार्टर ऑफ डिमांड्स में कि रशिया कहता है कि मेरी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, ठीक है, आप अपना नेटो एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं, जब नेटो की 1990 के अंदर जब ये एग्रीमेंट हो गया था कि एक्सपेंड नहीं होगी, कोल्ड वॉर एक्सपेंड नहीं होगी, कोल्ड वॉर मेंटालिटी खत्म हो गई, नेटो का काम खत्म हो गया, अब उसका एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल नेटो एक्सपेंड हो रहा था, जो कि रशिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था, ठीक है, सिंपल ये बात हो गई। फिर आ गया रशिया लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। सबसे पहला रशिया का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है हिस्टोरिकल क्लेम्स ऑन यूक्रेन। इसके ऊपर हम एक अलग लेक्चर करेंगे, जो कि सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाता है। नो एक्सेप्टेंस ऑफ यूक्रेन सोवेरेनिटी, उसने एक्सेप्ट शुरू से नहीं की रशिया ने, ये भी बात आपको पता है, और पुतिन ने काफ़ी दफ़ा ये बात की है, यूक्रेन इज़ हिस्टोरिकली रशिया, यूक्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ रशिया, ये भी पुतिन ने बात की है। तो हिस्टोरिकल क्लेम्स एक रीज़न है। फिर आ जाता है ईस्टर्न यूरोप टू बी रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। रशिया चाहता है कि ईस्टर्न यूरोप को रशिया के इन्फ्लुएंस में रहे, वो मैकेंडर थ्योरी आ जाएगी, वो आपको पता होगी, मैकेंडर हार्टलैंड्स थ्योरी। थ्रेट टू द रशियन टेरिटरी एंड सिक्योरिटी को थ्रेट है, जो मैंने पहले बताया था, नेपोलियन से हिटलर तक मैं कहना चाह रहा हूँ। हिस्ट्री पूरी ये साबित करती है कि ईस्टर्न यूरोप एक कन्फ्लिक्टेड रीजन रहा है, बफर इन ईस्ट यूरोप, बफर क्रिएट रहा है, जो कि हमने शुरू में पढ़ लिया। तीसरा रीजन मतलब तीसरा लॉन्ग टर्म के अंदर इंटरेस्ट में ये आता है कि प्रोटेक्टिंग 1/6 ऑफ द रशियन इथनिक पॉपुलेशन इन द यूक्रेन। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि यूक्रेन के अंदर काफ़ी सारे रशियंस रहते हैं। रशिया ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है 2022 के अंदर, जिसको हम पढ़ेंगे कि रशियन अप्रोच टूवर्ड्स अदर कंट्रीज़, जिसमें हम ये सारा देखेंगे कि वो कल्चरल और सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट को लेके आ रहा है, वो आगे हम इसकी डिटेल देखेंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि किस तरह एथनिक पॉपुलेशन और रशियंस को डिफेंड करना है, ठीक है। फिर आ जाता है एनर्जी मोनोपोली एट लीस्ट इन ईस्ट यूरोप। अब एनर्जी की मोनोपोली क्रिएट करने की बात हो रही है कि भाई रशिया शुरू से चाहता है कि एक जो नॉर्थ सी पाइपलाइन पता है आपको, 2 भी चल रही है, 1 भी चल रही है पहले की, 40% ऑफ यूक्रेन की जो 40% ऑफ यूरोप्स एनर्जी नीड्स हैं वो पूरी करता है रशिया, ठीक है, ये आगे हम देखते जाएंगे। एनर्जी सोर्स ऑफ मतलब रेवेन्यू सिर्फ जो है ना इसका रशिया का, वो टोटली इस गैस और एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि वो सेल करता है यूरोप को, ठीक है। तो वो ये चाहता है कि ओवरऑल ईस्ट यूरोप में मोनोपोली क्रिएट हो जाए, क्योंकि यूक्रेन से सारी गैस पाइपलाइंस होती हुई गुजरती हैं, और गैस पाइपलाइन के अलावा जो उसके नीचे जो आपका ब्लैक सी है उसके ऊपर भी कंट्रोल चाहता है। तो ये सारा जो डायनामिक्स है ना एनर्जी मोनोपोली, एक तो ब्लैक सी के अंदर और फिर यूरोप के अंदर, यूक्रेन के अंदर जो पाइपलाइन गुजर रही है वो थ्रेट के अंदर आ जाएंगी अगर वो नेटो का मेंबर बन जाता है। फिर आ जाता है डेटरेंस फॉर द अदर पोटेंशियल कैंडिडेट्स ऑफ नेटो, कि क्यों कोई नेटो या EU के अंदर कोई और ज्वाइन ना करे, जिस तरह जॉर्जिया के अंदर इसने
जी, और जॉर्जिया के अंदर 2008 में इन्वेजन इसने अटैक किया था रशिया ने, ताकि क्योंकि वो ज्वाइन कर रहा था उसको नेटो और उसको, तो इसी वजह से एक थ्रेट क्रिएट करने के, एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए भी इन्वेजन हुई है। तो दीज आर ऑल रीजन। सबसे पहले चार्टर वाली बात आ गई, फिर क्लेम्स आ गए हिस्टोरिकल, फिर उसका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है, प्रोटेक्टिव 1/6 जो रशियन एथनिक पॉपुलेशन है, फिर एनर्जी मोनोपोली आ गया, और डेटरेंस फॉर द पोटेंशियल कैंडिडेट कैन, जो कि कोई और आपको ज्वाइन ना करे। अब कुछ वेस्टर्न भी इंटरेस्ट आ जाते हैं इसके अंदर, वेस्टर्न जो रीजंस हैं कि क्यों रशिया पे उन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट रखी है, वेस्ट ने क्यों एक्सेप्ट नहीं की रशिया डिमांड। ठीक है, सबसे पहला तो आ गया वेस्टर्न असर्शंस के वेस्ट ओपन डोर पॉलिसी ऑफ द नाटो एंड ईयू। वेस्ट ये कहता है कि हमने कभी मना नहीं किया, हमारी एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है, जो कि आपका वो भी प्रमोट करता रहा है 1989 के अंदर, मतलब एंड ऑफ हिस्ट्री वाला जो फ्रांसिस फुकुयामा का है कि भाई लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एक्सपैंड होना चाहिए, ओपन डोर पॉलिसी है नेटो ईयू की, हम किसी को रोक नहीं सकते, जो चाहे आना चाहे आके एक्सेप्ट करे। तो एक मेन रीज़न ये थी कि भाई हम क्यों रशिया की बात माने जब हमारी पॉलिसी ओपन डोर चल रही है। फिर दूसरा रीज़न जो था वेस्ट का, जो कि उसने रेजिस्टेंस शो की और उसकी वजह से रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। रशियन वायोलेशन डिफरेंट अकॉर्ड्स इंक्लूडिंग मिन्स्क अकॉर्ड, जो कि मैंने पहले बताया 2015 के अंदर हुए, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों को की वायोलेशंस की हैं रशिया ने, इसी वजह से, मतलब ज़ाहिर है बॉर्डर टेरिटरी के ऊपर इन्वेजन करना, ये सारी चीज़ों से वो जो लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन के अंदर अपराइजिंग्स और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को बूस्ट करने का भी काम ओवरऑल मिन्स्क एग्रीमेंट्स का मुखालफती होती है। फिर आ जाता है प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द यूक्रेन के, यूक्रेन की जो सोवेनिटी है उसको एक्सेप्ट करना और उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने की वजह से रशिया ने, वेस्ट ने रेजिस्टेंस शो की है, रशिया की डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की। तो इस वजह से ऑब्वियसली पता चल रहा है ना, अगर वेस्ट ही एक्सेप्ट कर ले तो ये इन्वेजन ना होती। तो ना एक्सेप्ट करने की रीज़न हम यहाँ बता रहे हैं। फिर कुछ ब्रॉडर परस्पेक्टिव में, एक तो वही प्रोटेक्टिंग लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, अथॉरिटेरियन, मतलब काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अथॉरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि यूएस इसको इस तरीके से देखता है, ओवरऑल चाइना रशिया को एक ब्लॉक में देखता है, ब्लॉक पॉलिटिक्स कह लें, और ये सारी चीज़ें जो मल्टीपोलर वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट है कि वो अपने लिबरल वर्ल्ड एजेंडा को प्रमोट करना चाहता है, पहला रीज़न। इस वजह से उसने रशिया को रेजिस्ट नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया और इन्वेजन से रोका नहीं। फिर आ जाता है मैसेज टू द ग्लोबल पावर्स। ग्लोबल पावर्स को ये मैसेज दिया है कि भाई ओवरऑल अगर डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं होंगी, या कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि ब्लैकमेल आप कर सको। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि चाइना को एक मैसेज देना था, इंडिया को मैसेज देना था कि आप हमें अपनी चार्टर ऑफ डिमांड, ये सारी चीज़ें देके ब्लैकमेल नहीं कर सकते। क्वाड्स बनाई, साउथ चाइना सी का वो जो इशू है, ओवरऑल ये मैसेज देना था स्टेट्स को। फिर एक रीज़न आता है प्रिवेंटिंग अनदर अपीजमेंट। वो जो 1930s में अपीजमेंट की पॉलिसी हुई थी ना हिटलर के साथ, जो हिटलर के टाइम हुआ था, स्पेन वालों के साथ हुआ था, तो वो सारा कॉन्सेप्ट ये था कि अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं लेनी, अगर अपीज करेंगे तो कल को ये डिमांड्स एक्सीड करती जाएंगी और रशिया और मतलब एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। और लास्ट एक रीज़न है रशियन प्रेसिडेंट इज़ अथॉरिटेरियन रिजीम। वही बात है कि अथॉरिटेरियन रूल की वजह से, कि वो अथॉरिटेरियन स्टेट है, वहाँ पे उसने वॉर कर दी, क्योंकि इसमें आप आईआर के अंदर इसको पर्सनल वो इंडिविजुअल लेवल पे लेके जा सकते हैं इसको एनालाइज करने के लिए। तो ये सब मतलब दीज आर द फ्यू रीजंस वाई वेस्ट ने जो डिमांड्स हैं रशिया की एक्सेप्ट नहीं की। हमने काफ़ी सारे हेडिंग्स देख ली, हेडर्स हैं, मेन हेडर्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, मतलब की पॉइंट्स हैं। फिर रशिया ने क्यों इन्वेजन किया वो भी हमने देख लिया, एथनिक वाला कॉन्टेक्स्ट देख लिया, ठीक है, डेटरेंस क्रिएट करनी थी, एनर्जी का कॉन्टेक्स्ट देख लिया, और इन्फ्लुएंस का देख लिया, और चार्टर ऑफ डिमांड्स देख ली कि वो नेशनल सिक्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था। सही है, कुछ प्लेयर्स देखे थे और हमने एक टाइमलाइन देखी थी रशिया यूक्रेन वॉर की। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। आगे हम मजीद डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, करंट डायनेमिक्स भी देखेंगे और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।